हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुखलाड़िया। आई होप आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और इससे पहले जो हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया है क्रोमेटोग्राफी, वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। और सेल्फ असेसमेंट में जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को कराए हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, एंड दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी? बेटा, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक तरीके की टेक्निक है जिसमें कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का किसी भी मैटर के साथ में क्या इंटरेक्शन है उसके बारे में पढ़ते हैं, और उस इंटरेक्शन के बेसिस पर ही हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्लासिफिकेशन होता है। आगे बढ़ते हैं, तो अगर हमसे कोई सिंपली पूछने लग जाए कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आपका आंसर क्या होगा? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टेक्निक वेयर वी स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर। में मतलब 12th में, बीएससी में सब पढ़ चुके होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसमें अलग अलग वेव लेंथ की रेज और वेव्स पाई जाती हैं, जैसे कि गामा रेज हुई, एक्स रेज हुई, अल्ट्रावोलेट रेज हुई, विजिबल रेज हुई, इंफ्रारेड वेव्स हुई, माइक्रोवेव्स हुई, रेडियो वेव्स हुई। ठीक है, इन वेव्स और रेज के बेसिस पर ही हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम होते हैं। मतलब जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, जिस स्पेसिफिक वेवलेंथ वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उस स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम वही हो जाता है। वो मैं अभी आप आगे जाके आपको बताऊंगी। तो जो हमारी गामा रेज होती हैं उनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, और जैसे जैसे हम गामा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे वेवलेंथ बढ़ती चली जाती है। और जहां पर किसी सपोज हम गामा रेज ही ले लें, तो गामा रेज की अगर वेवलेंथ कम है, तो अगर वेवलेंथ कम है तो हमेशा ध्यान रखना उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसके अंदर उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का रिवर्स का रिलेशन होता है। मतलब वेवलेंथ जितनी कम होगी, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो जो गामा रेज होती है उनमें वेवलेंथ कम होती है, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होती है। जो रेडियो वेव्स हैं उनके अंदर वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा होती है, देखो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो उतनी ही कम इसके अंदर एनर्जी होगी और उतनी ही इसमें फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो आगे बात समझ में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मैटर के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए, उसी के बेसिस पे हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ में इंटरेक्शन है। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि वो इंटरेक्शन किस टाइप का है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि इंटरेक्शन किस टाइप का है, उसी के बेसिस पर फिर हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्लासिफिकेशन हो जाता है, हमें टाइप पता चल जाता है। देखो कैसे हो सकता है। अब हम किसी भी मैटर के साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर इंटरेक्ट करा रहे हैं, तो हमारे पास केवल दो केसेस हो सकते हैं। क्या क्या एक तो ये कि भाई हमने जो उसको एनर्जी दी, किसी भी मॉलिक्यूल को, मैटर को, उसने वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। जब वो मैटर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हम क्या डिटेक्ट करते हैं कि भाई इस मैटर ने हमने जितनी एनर्जी दी थी उसमें से कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। जब हम एनर्जी के एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं, कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है उसको डिटेक्ट करते हैं, तो उस स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम हो जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ में इंटरेक्शन देखते हैं, वहां पर हम ये देखते हैं कि वो कंपाउंड, वो केमिकल, वो सोल्यूट कितनी एनर्जी को एमिट कर रहा है ना। हम क्या काउंट करने की कितनी एनर्जी को एमिट कर रहा है। तो जब हम किसी स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी भी कंपाउंड से एनर्जी के एमिशन को पढ़ रहे होते हैं, तो उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो आगे बात समझ में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ में कैसा इंटरेक्शन है। मतलब कि वहां पर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है मैटर, के एनर्जी को एमिट कर रहा है, उसी के बेसिस पे हमारी दो तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। एक होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक होती है एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम इसमें एनालिसिस कैसे करते हैं, मतलब एनालाइज कैसे करते हैं, डिटेक्ट कैसे करते हैं। देखो, कोई भी एक स्पेसिफिक हम रेडिएशन को डाल देते हैं। सपोज जो भी रेडिएशन हम डालते हैं, लाइट डालते हैं, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, हमने एक इंसिडेंट लाइट डाल दी। अब ये जो हमारी क्यूवेट है, ये क्यूवेट बनी हुई है जिसके अंदर की हम हमारा केमिकल रखते हैं, सॉल्यूशन रखते हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन के थ्रू हमने पास की।
पास करने के बाद में सपोज हमने यहाँ पर जो एनर्जी दी वो 100 दी, ठीक है। अब यहाँ पर इस सॉल्यूशन ने कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, इसके मॉलिक्यूल्स ने ऑब्वियसली कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। जब एब्जॉर्ब कर लिया और यहाँ पर जो यहाँ पर जो लाइट एमिट हुई उसको हम बोलते हैं, ये तो हो गई हमारी इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट, जिस लाइट को हमने इस क्यूवेट के ऊपर डाला। जब इस क्यूवेट को पार करती है लाइट, जो लाइट होती है वो पूरी वो लाइट नहीं होती जो हमने इंसिडेंट की होती है, जो इसके ऊपर डाली होती है, उसमें से कुछ एनर्जी को, कुछ लाइट को ये जो मैटर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सपोज यहाँ पर उसने 20 को एब्जॉर्ब कर लिया। ये इसकी जो लेंथ होती है वो एल जो होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये क्यूबिक में बनी हुई होती है ना, तो इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से हमने इंसिडेंट लाइट डाली इसके ऊपर, इसने 20 जो थी वो लाइट एब्जॉर्ब कर ली। अब यहाँ पर कितनी बची? 80, ठीक है। तो ये जो लाइट निकली इसको हम बोलेंगे ट्रांसमिटेड लाइट। क्या बोलेंगे? ट्रांसमिटेड लाइट। तो इंसिडेंट लाइट को हम आई नोट से डिनोट करते हैं और ट्रांसमिटेड लाइट को हम आई से डिनोट करते हैं। इसको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रख लेना, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस के आंसर निकलेंगे, ठीक है। तो अब हम दो स्थिति हो सकती है। एक, हम इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करेंगे कि कितनी हमारी इस मैटर ने लाइट को एब्जॉर्ब किया है उसको डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेक्शन होने के बाद में कितना पता चलेगा भाई कितनी लाइट एब्जॉर्ब की इसने? 20, ठीक है। अब तो ये हो जाएगा हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब हम ये देखेंगे कि इंसिडेंट हमने लाइट जो डाली वो 100 डाली है, लेकिन ट्रांसमिट होकर वो 80 आ रही है। अब हम क्या डिटेक्ट कर रहे हैं कि उसमें से कितनी एमिट हो रही है। जब हम एमिट लाइट को डिटेक्ट करते हैं तो जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम एमिट लाइट को डिटेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आगे बात समझ पे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी किस प्रिंसिपल पे काम करती है कि भाई यहाँ पर जो हमारा सोल्यूट है या केमिकल है उसके मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर हम एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे स्पेक्ट्रोस्कोपी करें तो उसको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कह देते हैं। या जब हम एमिशन पर कितनी लाइट एमिट हो रही है, कितनी वेवलेंथ एमिट हो रही है ना, कितना रेडिएशन एमिट हो रहा है, उसके बेसिस पे जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी देखते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं, तो उसको हम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया था कि हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हम इस्तेमाल करते हैं वैसे ही हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम हो जाता है। कैसे? अगर हमने एक्सरेज का इस्तेमाल किया स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो उस टेक्निक का नाम क्या होगा? एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। अगर हमने यूवी रेडिएशन का इस्तेमाल किया तो वो स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसी हो जाएगी? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हमने विजिबल लाइट का इस्तेमाल किया तो वो स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसी होगी? विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हमने इंफ्रारेड रेडिएशन का इस्तेमाल किया तो कैसी होगी स्पेक्ट्रोस्कोपी? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हमने माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉन स्पिन रिवर्स स्पेक्ट्रोस्कोपी। और अगर हमने रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया है तो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सी होगी? NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है बड़े आराम से कि भाई किस रेस के इस्तेमाल करने से हम कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी को करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशंस। तो बेटा हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर सकते हैं। किसी भी फंक्शनल ग्रुप का अगर हमें एनालिसिस करना हो तो भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी रिएक्शन की काइनेटिक्स के बारे में अगर हमें पता करना है तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें किसी एटम या मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन करना है तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें किसी अननोन सोल्यूट का आइडेंटिफिकेशन करना है तो भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू एनालिसिस करते हैं तो पहले हमको एक स्टैंडर्ड लेना होता है, फिर उसका हम कंपैरिजन करते हैं हमारे अननोन सैंपल के साथ में, है ना, तब हमारा रिजल्ट होता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आज हमने क्या पढ़ा कि भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल होता है जिनका कि हम मैटर के साथ में इंटरेक्शन करते हैं। अब जैसी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हमारी टेक्निक का नाम हो जाता है। अब यहाँ पर दो प्रिंसिपल काम करते हैं। एक तो ये कि भाई हमारा मैटर कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है,
और एक होता है ये कि हमारा मैटर कितनी एनर्जी को एमिट कर रहा है। उसी के बेसिस पे हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक होती है एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो हमने डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ लिया कि कौन सी वेव से कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी और हमारे इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, इंट्रोडक्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो भी हमारे एग्जाम में आना होगा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और टॉपिक को करेंगे और लास्ट में हम हमारा सेल्फ असेसमेंट करेंगे। मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।